जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें आज हम लोग को पढ़ना है ये है कि झारखंड का इतिहास, झारखंड में जनजातियों का आगमन कैसे हुआ और उसकी शासन व्यवस्था किस तरह से शुरू हुई। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है झारखंड का प्राचीन इतिहास। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो पूछा जाता है इसमें कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति किसकी है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है वो किसे माना जाता है? असुर को। ठीक है, और इसके समान, उसके समान तुल्य अगर किसी जनजाति को माना जाता है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर और उसके समान अगर किसी जनजाति को माना जाता है तो किसको माना जाता है? बिरजिया, बिरहोर और खड़िया को। ठीक है, खड़िया को। मध्यकाल में अगर सब देखा जाए तो किसे माना जाता है? कोरवा। ठीक है, इसके साथ साथ सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ठीक है यार, ये आदिम जनजाति है। कोरवा क्या है? एक आदिम जनजाति है। और इसके साथ साथ माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और सबर को भी देखा जाता है। प्राचीनतम जनजाति में देखा जाए तो मुंडा, मुंडा, उराव, तथा अन्य जातियों को भी देखा जाता है। दोस्तों, और नवीनतम जनजाति में देखा जाए तो चेरो, खरवार, भूमि, संथाल। मुंडा राज में झारखंड 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब दोस्तों इसकी कहानी इतनी जो लंबी चौड़ी लिखी है, इसकी एक कहानी बताते हैं आपको सो। ठीक है, मुंडा राज के जो प्रमुख नेता है वो कौन है? ऋषा मुंडा। ठीक है, वो अपने एक खास व्यक्ति को वो राजा बनाता है। ठीक है, मुंडा के सबसे प्रमुख नेता कौन हुए? तो ऋषा मुंडा। और वो क्या किए? अपने एक खास व्यक्ति को उन्होंने चुना और उसको राजा बना दिया। ठीक है, उसका नाम क्या रहता है? सूतिया पहान। ठीक है, और सूतिया पहान जहाँ के राजा होते हैं उस जगह का नामकरण करता है और उसका नामकरण में उसका नाम देता है नीलखंड। ठीक है, नागखंड। ठीक है, देखिए मुंडाओं के प्रमुख जैन बौद्ध काल में अधिकांश मत में हुआ, जैसे कि जो राजा बना। ठीक है, जो नेता बना, नेता किसे बनता है? जो सबका प्रिय होता है ना, उसको लोग नेता बनाते हैं। आज के समय में जैसे वोट दे के बनाते हैं, तो तब के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रिय होते थे उसे नेता बनाया जाता था। ठीक है, अब वो जो नेता हुए उसने क्या किया? अपने एक करीबी को, अपने जान पहचान के एक व्यक्ति को उन्होंने राजा बनाया। ठीक है, वो राजा कौन था? सुतिया पहान। ठीक है, सुतिया पहान, सुतिया पहान ये क्या हुए? राजा। और ऋषा मुंडा नेता। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि मुंडा राज में प्रमुख नेता कौन हुए? तो है ऋषा मुंडा। मुंडा राज के प्रमुख नेता ऋषा मुंडा। और इन्होंने राजा किसको बनाया? सुतिया पहान को। ठीक है, और जहाँ सुतिया पहान जहाँ के राजा थे उस जगह के नामकरण किया गया और उस नामकरण में उस जगह का नाम रखा नागखंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूतिया नागखंड का 7 गढ़ और 21 परगना थे। ठीक है, 7 गढ़ और 21 परगना, याद रखना है 21 परगना। अब 7 गढ़ और 21 परगना कौन कौन से थे? तो इसमें आपको याद रखना है लोहागढ़। लोहागढ़ का ही नाम बदल के बाद में उसको लोहरदग्गा किया गया। ठीक है, जो लोहरदग्गा अभी जो जिला है उसका पहले नाम क्या था? लोहागढ़। कब? मुंडा शासन में। ठीक है, मुंडा राज शासन जब झारखंड में था तब। उसके बाद आया दूसरा जो है आपका हजारीबाग, तीसरा है पालूगढ़। तो पालूगढ़ का ही नाम बाद में बदल के क्या किया गया? प्लम। चौथा हो गया आपका मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ को ही मानभूम कहा जाता है। मानभूम किसे कहते हैं हम लोग? मानभूम कहते हैं धनबाद के आसपास के जगहों को। ठीक है, धनबाद के जो आसपास के इलाके हैं उसे बोला जाता है मानभूम। आगे 5वां नंबर है सिंहगढ़। ठीक है, जिसे हम लोग सिंहभूम के नाम से आज जानते हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जो है वहीं पे है सिंहभूम, आप जानते होंगे सिंहभूम। 6ठा नंबर है केसरगढ़। केसरगढ़ और केसरगढ़। 7वां में आ जाता है सुरगुजगढ़, जिसे आज हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका नाम बदल के कर दिया गया सुरगुजा। ठीक है, मुंडाओं के अंतिम राजा हुए मदरा मुंडा। मुंडाओं के नेता ऋषा मुंडा। ठीक है, ऋषा मुंडा, ऋषा मुंडा। मुंडाओं के बोलेंगे राजा, तो राजा कौन है? सुतिया पहान, सुतिया पहान। ठीक है, सुतिया
पाहन, पाहन। मुंडाओं के अंतिम राजा बोलेगा तो यही आ जाएगा आपका मदरा मुंडा। ठीक है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि, और इसमें आपको क्या बताया गया, 7 गढ़ जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना, 7 गढ़, अभी 7 गढ़ और 21 परंगना, परंगना। बस आपको इतना ही याद रखना है, 5 चीजें ही। अंतिम मुंडा राजा बोलेगा तो मदरा मुंडा, और मुंडा राजा बोलेगा तो सुतिया पाहन। ठीक है, मुंडाओं के नेता ऋषा मुंडा, कितने गढ़, 7 गढ़ और परंगना 21। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। प्राचीन झारखंड 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक, इसमें आपका नंदवंश। ठीक है, नंदवंश में आपका क्या है, इसमें पढ़ना है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंदवंश में क्या किया जाता था, नंदवंश के अंतिम राजा कौन थे, धनानंद। और यहाँ पे जितने भी सैनिक थे वो किसके थे, ट्राइबल्स के, जनजातीय सैनिक। ठीक है, और यहाँ से हाथीनंद सेना। ठीक है, हाथी को बुलाया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसका शासन क्या है, 332 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब झारखंड में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रोल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कौटिल्य रहता है, जो गुरु रहता है, वो कौन रहते हैं, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। चाणक्य ने क्या, अपने ग्रंथ जो लिखते हैं अर्थशास्त्र, उसने झारखंड को क्या बोलता है, कुक्कट प्रदेश या कुक्कट। ठीक है, देखिए कुक्कट या कुक्कट प्रदेश, झारखंड को क्या किस नाम से संबोधित करते हैं अपने ग्रंथ में, कुक्कट या कुक्कट प्रदेश। हाँ, आगे देखिए कौटिल्य के अनुसार कुक्कट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसमें आपसे पूछ सकता है कौटिल्य के अनुसार कुक्कट देश में कैसा शासन प्रणाली थी, तो ये आपका हो जाएगा गणतंत्रात्मक। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसी शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, इसमें आपको चंद्रगुप्त को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको जो जीएस में दिया रहता है इंडिया में, उसको उतना नहीं पढ़ना है। झारखंड में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये 10th बेसिस है, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया था। ठीक है, इसमें आप पे पूछा जाएगा आपको जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए किस नाम का व्यक्ति को उपयोग किया था। तो देखिए यहाँ पे आटविक नामक व्यक्ति है। ठीक है ना, आटविक है, आटविक नामक अधिकारी, तो उसको किस लिए नियुक्त किया गया था, जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए। या ये ऐसा सवाल थोड़ा रहता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, आठवीं नामक अधिकारी किस लिए नियुक्त किया गया था, तो जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जनजातियों का उपयोग मगध के लिए, हित के लिए करना है। ठीक है, हित के लिए करना। देखिए इसमें क्या था, जो जनजाति थे, जो आसपास के जो जनजाति थे, उसको अपने हित में क्यों रखा जाता था, क्योंकि मगध बहुत बड़ा था। सम्राट अशोक जो थे वो आसपास के लोगों को इसलिए मतलब नियंत्रण में रखते थे ताकि वो क्षत्रियों से मिले नहीं। और ये सारी चीज़ें किस में लिखी है, तो अर्थशास्त्र में लिखी है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके काल में। आगे बढ़ते हैं, इंद्रवानक। ठीक है, नदियों से हीरे प्राप्त होते थे। अब इससे पहले आप सुने होंगे बहुत ऐसे झारखंड के गीतों में या गानों में कि झारखंड जो है, झारखंड को बोला जाता था हमारा सोना झारखंड, है ना। तो झारखंड का सोना क्यों बोला जाता था, देखिए इंद्रवानक शंख नदी को बोला जाता था क्या, इंद्रवानक। नदियों से हीरे प्राप्त होते थे। कहीं ना कहीं झारखंड को जो लूटने आते थे, क्यों लूटने आते थे, क्योंकि झारखंड के जो नदियाँ थे, यहाँ पे जो खनिज संपदा है, तो इसको इसलिए लूटने आते थे। यहाँ पे झारखंड में जितने जो सोने चांदी और जो यहाँ पे जितने खजाने हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब दुश्मनों को, शत्रुओं को ये पता चल गया था। तो मगध क्या करता था, देखिए मगध के शत्रुओं से अनेक गठबंधन को रोकने से उद्देश्य दिए थे। ठीक है ना, इसलिए झारखंड को अपना दोस्त बना के, अपना सैनिक, अपना पाहन बना के रखते थे। और कहीं ना कहीं निर्वाणक जो नदी है, इसमें बोला जाता है कि झारखंड की नदियाँ हीरा उगलती है तो सोना उगलती है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता था कि दुश्मनों को कि नहीं, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके देखा जाना चाहिए कि झारखंड में ऐसा क्या है जो उसे ऐसा बोला जाता है। तो उसे किसको बोला जाता था, इंद्रवानक नदी। ठीक है, जिसको शंख नदी भी बोला जाता है, जो झारखंड के मार्ग से होकर गुजरता था। वो इसलिए झारखंड का व्यापारी का महत्व है, झारखंड का व्यापारी का
महत्व। इससे आपको थोड़ा सा और याद रखना है, जैसे कि जो आक्रामकता आते थे झारखंड, ठीक है, वो इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पे जो खनिज संपदा है, ठीक है, उसको लूटने के बाद झारखंड में इतने झाड़ झाड़ी थे, जंगल प्रदेश है, तो यहाँ पे छुपने में उसको सबसे ज़्यादा आसानी होता था, ठीक है। इसलिए सम्राट अशोक जो थे वो सबसे ज़्यादा झारखंड के जो जनजाति थे, ट्राइबल्स थे, उस पर ध्यान रखते थे, उसको नियंत्रण में रखते थे, ठीक है, ताकि ये अगर मतलब उसके तरफ ना हो जाए, शत्रु ना बन जाए, क्योंकि उसको पता था कि अगर शत्रु अगर आ जाएंगे यहाँ पे, तो झारखंड के जितने खनिज संपदा है, हीरे मोती सोने जितने हैं, तो उसे लूट लेंगे, ठीक है, और उसको ढूंढना भी मुश्किल होगा, क्योंकि झारखंड में जंगल प्रदेश है, यहाँ पे उन लोगों को छुपने के लिए सबसे आसान सुविधा मिलती थी। सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 282 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। सम्राट अशोक अप्रत्यक्ष नियंत्रण नियंत्रण झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रण था, ठीक है। ये देखिए, जो सम्राट अशोक जो थे वो झारखंड की जनजातियों पे नियंत्रण रखा था अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रखा था, ठीक है। और ये 13वें शिलालेख में अशोक में समर्पित राज्यों की सूची मिली थी, ठीक है, समर्पित राज्यों की सूची, ठीक है। आठवीं आठवीं नामक, ठीक है, आठवीं या आठवीं नामक, ठीक है। और ये जनजातियों के बीच में एक मतलब भेजे थे धर्म प्रचारक, ठीक है, प्रचारक जो भेजे थे, धर्म प्रचारक, उसको क्या कहा गया था, रक्षित, ठीक है। जो जनजातियों के बीच में, जैसे कि उनकी जो आबादी थी अपनी, ठीक है ना, उन लोगों के बीच में एक धर्म प्रचारक भेजे थे, उसका नाम था रक्षित, ठीक है। अशोक के पृथककालीन शिलालेख में 2 में उड़ीसा की सीमावर्ती अभिजित जनजाति के विषय में कहा गया है, उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोग तथा परलोक की प्रतिमा कर सके। आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें आपको 3 ही पॉइंट देखना है, ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस 3 पॉइंट पढ़ना है झारखंड के बारे में, ठीक है ना। जैसे मौर्योत्तर काल है, ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी थे जो झारखंड आए थे, उसमें क्या हो रहा था तब, उसमें व्यापार या युद्ध के समय बहुत अच्छी चीज़ें होते हैं ना, कि युद्ध तो होता ही है, लेकिन उससे आगे पीछे जो वहाँ पे आन जान होता है, तो उसको देखा जाता है कि उस समय क्या हो रहा था, यहाँ पे व्यापार हो रहा था या सिर्फ युद्ध के ही मतलब कुछ देखे गए हैं। तो इसमें से आपको 3 पॉइंट याद रखना है झारखंड के, ठीक है। ऐसे आप उसमें पढ़िएगा जीके में, तो आपको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन झारखंड में 3 ही पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें तो झारखंड में जो सिंहभूम का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ठीक है। जैसे कोई तो यहाँ से होगा जो यहाँ से आता जाता होगा, ठीक है, जो वहाँ के सिक्के कैसे आए, या तो कोई यहाँ से जाता होगा या उधर से कोई आता होगा यहाँ पे झारखंड पे, है ना। तो विदेशी जो है, विदेशी व्यापार के साक्ष्य थे, मतलब जो व्यापार को यहाँ से आन जान करते थे, जैसे यहाँ से कोई विदेश जाता था, तब तो विदेश की चीज़ें हमारे पास आती थी, है ना, चाहे विदेश के आदमी हमारे पास आते होंगे, है ना, तभी तो उसके पैसे हमारे पास हैं, हमारे पैसे उसके पास है ना। तो ये बोल रहा है रोमन सम्राटों के सिक्के सिंहभूम में पाए गए हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए चाईबासा, इंडो सिथियंस के सिक्के प्राप्त हैं, इंडो सिथियंस के सिक्के प्राप्त हैं, ठीक है। रांची का जो है जो असेसमेंट है, ये बोल रहे हैं कि कनिष्क के सिक्के प्राप्त हैं। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के, चाईबासा इंडो सिथियंस के सिक्के, और रांची का जो है वो है कनिष्क के सिक्के, ठीक है, कनिष्क। इसमें मौर्योत्तर काल में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, बस झारखंड से ही रिलेटेड, से आगे नहीं पढ़ना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। गुप्त काल में समुद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वो झारखंड को क्या बोलते हैं, मुरंड देश, ठीक है। और एक आते हैं चीनी यात्री जिसका नाम रहता है फहियान, ठीक है, वो झारखंड को क्या बोलते हैं, कुक्कट या कुक्कट देश, ठीक है, कुक्कट, समुद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय क्या बोलते हैं, मुरंड, ठीक है, मुरंड। और फाहियान जो रहता है चीनी यात्री, फाहियान क्या बोलते हैं, कुक्कट, कुक्कट।
उसके बाद आगे देखिएगा, जो हजारीबाग है यहाँ पे मतलब बोलता है कि जो गुप्त काल के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। वो महोदी पहाड़ी मंदिर, महोदी पहाड़, ठीक है, वहाँ पे पत्थरों को काटकर 4 मंदिर बनाया गया है, ठीक है। वो गुप्त काल का है जो मिले हैं, ठीक है। उसके आगे है सतगावा, सतगावा का हजारीबाग में, हजारीबाग में भी इसके अवशेष मंदिर एक देखने को मिला है, ठीक है, जो गुप्त काल के माना जाता है। पिठोरिया रांची में, ठीक है, पिठोरिया कहाँ है, रांची में, एक पहाड़ी पर स्थित है। पिठोरिया कहाँ है, एक पहाड़ी पर स्थित है। गुप्त काल में आपको तीन चार ही चीज याद रखना है आपको। पहला बात कि समुद्रगुप्त ने झारखंड को क्या कहा, तो क्या बोला, मुरंड, ठीक है, इसको याद रखना है। और फायान जो एक चीनी यात्री थे, उसने कुक्कट प्रदेश बोला, कुक्कट प्रदेश, ठीक है। और आपको बस ये याद रखना है, ये झारखंड में है हजारीबाग महोदी, पत्थरों को काटकर 4 मंदिर मिला है, ठीक है ना, जो गुप्त काल में बना था। और ये सतगावा जो है हजारीबाग में, यहाँ पर भी एक मंदिर मिला है। पिठोरिया रांची जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये देखिएगा कि गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इसमें देखिएगा कि जो एक राजा होते हैं शशांक, ठीक है, उसने झारखंड, बिहार, बंगाल जैसे जगहों पे क्या करते हैं, तो उसको कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कब्जा करना मतलब शासन करना लगते हैं। और वहाँ जो है झारखंड के जो बौद्ध स्थल है उसको भी नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्होंने बौद्ध जो मतलब प्रतिमाएं थे उसे क्यों नष्ट किया था, क्योंकि ये शिव के उपासक थे, ठीक है, शिव के उपासक। तो चलिए आज का सेशन इतना ही तक रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।